जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12 की जो ज्योग्राफी चल रहा है उसमें पांचवा चैप्टर लेकर आए हैं। पांचवा चैप्टर में क्या है? तो पांचवा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप पीछे की क्लास नहीं किए हुए हैं तो यूट्यूब पे अपेक्स इंग्लिश क्लासेज चैनल पे जाकर आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा वहाँ पे। तो पीछे की क्लास में ही हम थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं कि ये प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, मानव का क्रिया क्या है, उसके बारे में चर्चा किए हैं। क्रिया यानी वो हिंदी में जो है क्रिया पढ़ते हैं सकर्मक अकर्मक, वो वाला क्रिया नहीं। क्रिया यानी काम करने की जो तरीके हैं, हम काम किस तरह से करते हैं उसके बारे में। और प्लस में अपेक्स इंग्लिश क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है और प्लस में आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए, तो आपको कर लेना है और आते ही अटेंडेंस लगा देना है कि हाँ हम देख रहे हैं वीडियो। अटेंडेंस कैसे लगाना है? तो लाइक करके। चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। तो ये प्राथमिक क्रियाएं क्या है प्राथमिक क्रिया? पहले आदमी क्या करता है? कोई भी आदमी सबसे पहले करता क्या है? काम उम बाद में होगा, पहले पेट पूजा। पहले पेट पूजा हम लोग करते हैं। तो यानी पेट भरने के लिए जो काम हम करते हैं वही एक तरह से पहले हम देखते हैं मानव क्रिया को। अगर मानव क्रिया, तो ये क्या होता है कि पहले जो आदमी क्या करता है, पहले सबसे क्या करता है? अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करता है, अपने पेट भरने के लिए कुछ काम करता है, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में उदर पूर्ति, यानी कि पेट पूजा। हाँ। तो ये क्या करता है? पहले कोई ना कोई काम करेगा अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी काम करेगा वही क्या हो जाएगा? मानव क्रिया। या फिर सिंपल समझो, मानव द्वारा किया गया वह काम जिससे पैसा मिलता है। अब पैसा नहीं मिलेगा, आय प्राप्त होगा। चाहे कोई भी माध्यम से, आय का माध्यम कोई भी हो सकता है, पैसा मिले या फिर काम के बदले में कुछ अनाज मिले, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उससे कुछ न कुछ आय प्राप्त होता है। तो मानव द्वारा किया गया वह कार्य जिससे कोई ना कोई आय प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कह दो या फिर मानव क्रिया। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी देख सकते हैं कि जो काम मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है वही मानव क्रिया है। चलिए, तो इसी मानव क्रिया को हम बांट देते हैं चार पांच भागों में। तो उसी में एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, छठे तक हम ले जाते हैं, सातवें तक ले जाते हैं। तो उतना हमें नहीं जाना है। चलिए, तो प्राथमिक क्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम कौन काम करेंगे? वो काम जो प्रकृति से जुड़ा होगा। कौन सा काम? जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा होगा। प्रकृति से क्या जुड़ा हुआ है? कृषि, खेती करना प्रकृति से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है। खनन, खनन में क्या कर रहे हैं हम? पृथ्वी के गर्भ से जो है हम बहुमूल्य खनिजों को निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी से वो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो काम जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है, संलग्न है, वो क्या हो जाएगा? ये आपका प्राथमिक क्रिया। चलिए, तो प्राथमिक क्रिया में क्या हो सकता है? भोजन को एकत्रित करना, भोजनों को संग्रहित करना, पशुचारण, पशुचारण हो सकता है। फिर कृषि हो सकता है आपका, खनन, ये सब आ जाएगा। तो ही जो हम बताए पीछे आपको कि मानव क्रिया क्या है, उसी की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है उन्हीं कार्यों को क्या कहा जाता है? मानव क्रिया कहा जाता है। या फिर वह कार्य जिससे मनुष्य को आय अर्जित होता है, आय प्राप्त होता है।
देखो क्या बोले कि मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मानव क्रिया कह देते हैं, या फिर आर्थिक क्रिया कह देते हैं, दोनों कह सकते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है, जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है तो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, या फिर मानव क्रिया। जैसे आखेट, आखेट करके भी क्या वो अपनी आजीविका चला रहा है, यानी प्राचीन काल में हम, हमारे जो पूर्वज थे, जो भी कह दो, प्राचीन काल में लोग कैसे करते थे, अपना आजीविका कैसे चलाते थे, तो पशुओं का शिकार करके, पशुओं का शिकार करके अपने आस पड़ोस के जो क्षेत्र है उसमें से जंगली पौधे कंदमूल वगैरह इकट्ठे करके अपनी आजीविका चलाते थे। पशुचारण करके मछली पकड़ना, मछली पकड़ के अभी भी जो है बहुत सारे लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं जो सागर के किनारे रहते हैं। खनन करके और भी कई सारे कार्य हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब मानव क्रिया। कोई भी काम हो जिससे आजीविका चला रहा है वो मानव क्रिया में आएगा। चलिए, तो मानव क्रियाओं को हम कई भागों में बांट देते हैं। तो इसमें पहला क्या आ जाता है, प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया क्या होगा, वह काम जो डायरेक्ट सीधे तौर पे कृषि से जुड़ा हुआ है। देखो, वे आर्थिक गतिविधियां जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन पर आधारित होते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम प्रकृति का उपयोग करते हैं। जैसे कि भूमि का हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जल का क्या उसमें कोई भी प्रक्रिया की जाती है, डायरेक्ट जल है और उसको हम यूज कर लेते हैं। भूमि है, उसमें कोई भी प्रक्रिया करनी पड़ती नहीं, भूमि है, हम उसका कैसे भी यूज कर लेते हैं। तो वे आर्थिक गतिविधियां, भूमि है, हम उसमें कुछ किए नहीं, डायरेक्ट वहां पे हम खेती कर दिए। तो वे आर्थिक गतिविधियां जिनका डायरेक्ट जो सीधे तौर पे, जो सीधे तौर पे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, समझ गए। जैसे कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये सब हो जाएगा आपका। फिर द्वितीय क्रिया है। द्वितीय क्रिया यानी कि अब मान लो हम खेती कर लिए, खेती से हमें क्या प्राप्त हुआ, गेहूं। गेहूं से हमें आटा बनाना पड़ेगा, तो आटा बनाने के लिए क्या मशीन चाहिए। चलो मान लो आटा हम, पहले गेहूं ना, गेहूं है तो गेहूं से हम आटा मान लो हम कैसे भी बना लिए पुराने तरीके से, मशीन हम नहीं लाए, तो चलो आटा बना लिए। चलो, अब आटा से हमें बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट के लिए क्या मशीन तो चाहिए। तो अब क्या होगा, मशीन आएगा। तो मशीन की जरूरत है, तो द्वितीयक में क्या होगा, मशीन से जुड़े हुए काम, मशीन से जुड़े हुए काम यानी कि उद्योग होगा, विनिर्माण की क्रिया होगा। विनिर्माण यानी कि एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण करना। आटा से बिस्किट बना दिए हम, दूध से हम क्या बना दिए, पनीर बना दिए। ये सब जो है क्या, तो एक से दूसरी चीज का निर्माण करना। जो प्रकृति से जो प्राप्त हुआ उसमें हम कुछ बदलाव करके दूसरी चीज का प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी वस्तु बना देते हैं, तो ही विनिर्माण हो जाता है। तो क्या आएगा इसमें, द्वितीयक में उद्योग, मशीन से जुड़े हुए उद्योग, विनिर्माण, बिजली, बिजली कैसे बनाते हैं, बिजली, फिर ये सब आएगा आपका। तो द्वितीय क्रिया यानी कि वे आर्थिक क्रिया जहां प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जैसे गन्ना हमें प्राप्त हुआ, खेती की, गन्ने प्राप्त हुआ, ये तो कच्चा माल हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, मशीन में भेजेंगे, उद्योग में भेजेंगे, और वहां से हमें ये क्या बन के आएगा, चीनी। चीनी, तो गन्ना जो है क्या होगा, ये होगा आपका प्राथमिक, और चीनी बन के आया, तो यानी हम इसको विनिर्माण किए, इससे हम चीनी बना दिए गन्ने से, तो ये आएगा आपका द्वितीय क्रिया में। तो याद रहेगा, वे आर्थिक, वे आर्थिक क्रिया जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल में क्या हम कर सकते हैं, उसमें विनिर्माण कर सकते हैं, प्रसंस्करण कर सकते हैं प्रोसेस करके, या फिर निर्माण करके हम नए उपयोगी मूल्यवान चीजों को बना सकते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका द्वितीय क्रिया। गन्ना से चीनी बना, तो गन्ना डायरेक्ट हम ये प्रकृति से प्राप्त किए हैं, तो ये हो जाएगा प्राथमिक, और
चीनी हो जाएगा आपका द्वितीयक। चलो तृतीयक में क्या आएगा, तृतीयक तो अब ये चीनी बन गया, तो इसे जगह जगह पहुंचाने के लिए क्या माथा पर डल रख के ले जाएंगे, मूड़ी पर। ये जैसे एक टोकरी रहेगा तो ले जाएंगे ना। अब मान लो बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हम सर पे कैसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे उसको, तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। तो यानी क्या आएगा, वाहन। तो वाहन क्या कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, यानी हमें सेवा दे रहा है, हमारी चीज को आसानी से वहां पे पहुंचा दिया, तो सेवा दे रहा है। तो तृतीयक में क्या आएगा, जो हमें कुछ ना कुछ सहायता कर रहा हो, सेवा। तो इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र कह देते हैं, तृतीयक क्षेत्र को इसलिए हम सेवा क्षेत्र कह देते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर आपका उपचार कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, यानी आपको सेवा कर रहा है, तो भी किस में आएगा, तृतीयक में। ठीक। बैंक, बैंक क्या कर रहा है, पैसा जो है समय पर दे रहा है, आपके पैसे को जो है संभाल को रख रहा है, संभाल कर उसको रख रहा है, और उस पर आपको जो इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो मतलब कि आपकी सेवा कर रहा है। भले जाते हो तो कह देता है कि अभी लंच का टाइम है, थोड़ी देर बाद आना, तो अलग बात है, लेकिन आपकी जो है पैसे को संभाल कर रख रहा है, आपकी जो ज्वेलरी है उसको संभाल के रख रहा है, तो ये सब जो क्या कुछ ना कुछ सेवा दे रहा है। परिवहन सेवा दे रहा है, व्यापार सेवा दे रहा है, कुछ ना कुछ सहायता कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा लेकिन सहायता कर रहा है। तो जो सहायता करेगा, सेवा देगा, वो किस में आएगा, तृतीयक में। शिक्षक, वो आपको शिक्षा दे रहा, देखो पढ़ा रहे हैं, क्या सहायता कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जो है ठीक ठाक नंबर आ जाए, अच्छा खासा आ जाए। चलो चतुर्थक, चतुर्थक में किसको रखेंगे, तो चतुर्थक क्रिया यानी कि जो ज्यादा जानकार हो, मतलब कि ज्यादा जानकार यानी कि ज्ञानी, जो कह सकते हैं ऐसे कि जिसे शिक्षा ज्यादा जिन्होंने प्राप्त किया हो, शिक्षित, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये सब आ जाएंगे जो ज्यादा शिक्षित है। ठीक। तो ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां, जो ज्ञान पे आधारित है, आर्थिक गतिविधियां जैसे कि सूचना ज्ञान पे आधारित है, शिक्षा, अनुसंधान, विकास, परामर्श, तकनीकी जो है, ये सब यानी कि जो ज्ञान पे आधारित है, ज्यादा जो है जानकारी प्राप्त है जिनको, वो सब इसमें आ जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब। चलो, और कहोगे पांचवा में क्या होगा, तो पांचवा में वो लोग आएंगे जो नियम को बनाते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब समझिए। अब देखते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह करने का अर्थ हुआ कि आखेट यानी कि शिकार, भोजन संग्रह यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करना। तो ये कब होता था, अभी कौन जो है शिकार करके पेट भर रहा है, कोई नहीं। पहले जो है मनुष्य जब खानाबदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था, उस समय वो क्या करता था, तो उस समय वो आखेट पे आश्रित रहता था अपनी पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। आस पड़ोस की जो क्षेत्र है वहां से कंदमूल वगैरह, पौधे वगैरह इकट्ठा करके उससे जो है अपना आजीविका चलाते थे, वैसे अपनी पेट भरते थे। तो ये सब कब होता था, ये प्राचीन काल में होता था। कब होता था, प्राचीन काल में। तो आखेट एवं भोजन संग्रह मानव द्वारा की जाने वाली प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, मानव की ये सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक। उनका जीवन निर्वाह दो कार्यों पर होता था, दो कार्यों पर होता था, यहाँ पे दो कार्यों पर होता था, एक आखेट करके और दूसरा भोजन संग्रह करके, यानी कि अपने अगल बगल की जो क्षेत्र है, जंगल है, वहां से कंदमूल वगैरह, जड़ वगैरह या फिर पौधे, छोटे छोटे पौधे, इस सब को इकट्ठा करके, फलों को इकट्ठा करके, और उससे अपना आजीविका चलाना, अपना पेट भरना। तो दो तरह से होता था, एक पशुओं का आखेट, दूसरा भोजन संग्रह। एक पशुओं का आखेट और दूसरा भोजन संग्रह। ठीक। अति शीत तथा अति गर्म प्रदेशों में क्या होता था कि जंगली पशु और मछलियों से अपनी आपूर्ति, उदर आपूर्ति करते थे, अपनी उदर पूर्ति करते थे। कहने का अर्थ हुआ
कि जहां पे ज्यादा ठंड हो, ठंड इतना कि वहां पे कुछ उग नहीं सकता, ठंड इतना कि वहां पे कुछ उग नहीं सकता, तो वहां पे क्या करेगा? मजबूरन वो क्या करेगा? शिकार करेगा, पशुओं पे आश्रित होगा वो, और पशु का शिकार करके अपना जो है पेट भरेगा। तो ऐसे क्षेत्र जो ज्यादा ठंड हो या फिर ज्यादा गर्म हो, जो ज्यादा ठंड हो या फिर ज्यादा गर्म हो, अति शीत या फिर अति गर्म, तो वहां पे क्या करेगा? वहां पे कुछ उग नहीं सकता है। तो कुछ उग नहीं सकता है तो क्या होगा? कंदमूल वगैरह उसे मिलेंगे नहीं, ये सब। तो उससे वो करेगा क्या? तो मजबूरन वो शिकार पे आश्रित होगा या फिर मछलियों को पकड़ेगा। ठीक, दो ही करेगा। चलिए, ये कहाँ किया जाता है? तो कठोर जलवायु दशा में, यानी कि वही जहाँ पे अत्यधिक ठंड हो या फिर अत्यधिक गर्म हो। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि अब देखो, शिकार करने के लिए और ये जो है कंदमूल वगैरह इकट्ठे करने के लिए क्या पीएचडी करना है? पीएचडी करने की जरूरत है नहीं है। कितना पैसा लगेगा उसमें? पैसा की कोई जरूरतें नहीं। पहले क्या करता था लोग? सागर के किनारे जो है पत्थर मिलते थे, तो उस पत्थर को तोड़ दिया, तो तोड़ेगा तो एक पतला निकलेगा और एक मोटा निकलेगा। तो ऊपर वाले के जो है पतला है उसे फलक और एक कोर उपकरण दोनों का उपयोग करते थे, इसलिए शिकार करने के लिए। तो खर्चा उसमें कहाँ है? एक पत्थर से शिकार कर रहा है। देखो क्या क्या रखा हुआ है, इतना बड़ा जो है तो ये क्या कर रहा है? इसमें खर्चा है शिकार करने के लिए? नहीं खर्चा है इसमें। पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए, तो भोजन संग्रह और आखेट के बारे में देख लिए। अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। किस क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है? तो भोजन संग्रह जो है ये दो क्षेत्रों में ज्यादा होता है। कहाँ पे ज्यादा होगा भोजन संग्रह? जहां पे मिलेगा ज्यादा, वहां पे ज्यादा संग्रह। जहां पे ये नहीं तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे मजबूरन जो है पशुओं पे आश्रित होंगे, पशुओं का खेत करेंगे और उससे उधर पूर्ति करेंगे। ठीक। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में, एक उच्च अक्षांश और एक निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो ग्लोब है, बीच वाला क्या है? ये है आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा तो करेगा कहाँ पे? तो ये जहां पे ज्यादा ठंड होगा वहीं पे, तो हम बताए थे कि कहाँ पे करेगा? जहां पे ज्यादा ठंड होगा, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो ऊपर नीचे, और ये विषुवत क्षेत्रों में जहां पे ज्यादा ठंड होगा या फिर जहां पे ज्यादा गर्म होगा। देखो क्या है? अति शीत, अति गर्म, अति शीत अति गर्म। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा? जहां वहां पे ज्यादा ठंड होगा, बर्फ जो है ज्यादा होंगे, वहां पे ज्यादा ठंड होगी। और विषुवत क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा। तो ऐसे क्षेत्र में ये क्या करेंगे? मजबूरन ये भोजन संग्रह पे आश्रित रहेंगे। तो इस क्षेत्र को याद रख लीजिएगा। उच्च अक्षांश में क्या आ जाएंगे? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र में अमेजन बेसिन, यहाँ पे जो है अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में। ठीक। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो आंतरिक भाग है, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो आंतरिक भाग है, ये सब आ जाएगा आपका इसमें। तो इस क्षेत्रों को याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं पशुचारण। तो आखेट के बारे में, भोजन संग्रह और आखेट के बारे में पता चल गया। आखेट यानी कि शिकार करना, भोजन संग्रह यानी कि कंदमूल वगैरह इकट्ठे करने।
कहाँ पे होगा? तो भोजन संग्रह ये सब जो है ऐसे क्षेत्र पे ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा ठंड हो या फिर जहाँ पे ज़्यादा गर्म हो। तो क्या होगा? ये हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड क्षेत्र में होगा, एरिया में। चलिए, अब पशुचारण। पशुचारण क्या होता है? पशुचारण यानी पशु को चराना। तो पशु को चराने की जो ये प्रक्रिया है ये शुरू से चलती आ रही है। ये शुरू से चलती आ रही है। जब लोग क्या करते थे, आखेट करते थे या फिर कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, तब उसको लगा कि इतने से काम नहीं चलने वाली, जीवन जो है इतना सरल भी नहीं है कि हम सिर्फ पशुओं को मारे और उसको ही मारकर अपना पेट भरे। तो इससे कुछ आगे करना पड़ेगा, कुछ आगे करना पड़ेगा कि ऐसे पशुओं को हमें पालना पड़ेगा जिनसे हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, जिनसे हमारी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। जैसे कि कपड़ा हो, भोजन हो, कपड़ा, भोजन, ये सब जो हमें मिल जाए। तो ऐसे पशुओं को पालतू बनाएंगे, जैसे कि भेड़ हो गया, गाय हो गया, ऊंट हो गया, इन सब को पालेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे हमें जो है भोजन मिलता है। भोजन कैसे? उसको हमें मार कर भोजन नहीं मिलता है कि उसका मांस खाएंगे, नहीं। उससे हमें भोजन मिलता है कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सब से हमें दूध मिलता है। दूध तो मिल गया। और भेड़ की जो बाल है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आपका कपड़ा बनेगा। तो भोजन भी मिल गया, वस्त्र भी मिल गया। तो ऐसे पशुओं को पालतू बनाएंगे जो हमारी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, जो प्राथमिक जरूरतें हैं, उसकी पूर्ति हो सके। तो पहले क्या करते थे? पहले जो है शिकार और भोजन संग्रह पे आश्रित थे। फिर उनको लगा कि जीवन इतना भी सरल नहीं है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपनाया क्या? पशुओं को पालतू बनाना। पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो पहले क्या करेगा? ऐसे पशुओं को पालतू बनाएगा जिससे उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। और फिर धीरे धीरे क्या करेगा? जब अपनी आवश्यकता पूर्ति हो सके तो फिर हो गई, तो कुछ पड़ोसी को भी फायदा हो जाए, यानी कि बाजार में भी कुछ बेच दे, हमारी जरूरत पूरी हो गई। और उससे जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे? दूसरे को देंगे। तो दूसरे को देंगे तो उसके बदले में कुछ लेंगे, तो क्या? तो उसके बाद क्या करेंगे? तो पहले जरूरत पूरी करने के लिए, तो जरूरत पूरी करने के लिए जो करेंगे उसे चालवासी, उसे क्या कहेंगे? चालवासी पशुचारण, अपनी जरूरत पूर्ति करने के लिए। और जरूरत पूरा हो गया, फिर उसके बाद जो बचा उसको हम बाजार में ले जाकर बेच दिए, तो उसे कहेंगे वाणिज्यक, यानी कि पैसा कमा रहे बेच के, तो उसको क्या कहेंगे? वाणिज्यक। ठीक। तो यहाँ पे दोनों से आपसे दोनों का अंतर पूछा जा सकता है कि दोनों में अंतर क्या है, वाणिज्यिक पशुचारण और चालवासी पशुचारण में अंतर क्या है। तो अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यहां से आ सकता है। चलिए, तो पशुचारण देख लो। पशुचारण एक प्राचीन व्यवसाय है जिसमें लोग क्या करते हैं? तो भोजन, वस्त्र और अन्य जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। और पशुओं पर निर्भर रहेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ हमारी जरूरत है, इनकी जरूरत नहीं है क्या? हमें इनसे जो प्राप्त करनी है वो तो हम प्राप्त कर लेंगे, उसके लिए पहले इसकी भी तो स्थिति सही करनी पड़ेगी। इसे जो है भोजन देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, इसकी जो है देखभाल करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? एक जगह रह नहीं सकते क्योंकि सब कुछ एक जगह पे उपलब्ध नहीं है। तो जहां जहां इनके लिए भोजन मिलेंगे, पानी मिलेंगे, तो वहां वहां हम भटकेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो है पशुओं को चरा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जरूरत के लिए जहां पे चारे और पानी मिलेंगे वहां वहां जाएंगे। तो यानी ये क्या करे? एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इसलिए इसे चालवासी कहा जाता है। लेकिन वाणिज्यिक में अगर आप देखोगे तो क्या किया जाता है? एक स्थान जो है डिसाइड कर लिया जाएगा कि यहाँ पे पशु रहेंगे और वहां पे उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, जरूरत सामग्री है, उनको वहीं पे जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, वहीं पे उपलब्ध करा दिया जाता है।
लेकिन चालवासी में ऐसा नहीं है। चलिए, तो चालवासी पशुचारण क्या है समझ गए। कि चालवासी पशुचारण जो है एक प्राचीन पारंपरिक शैली है, पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, जिसमें पशुपालक क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। इन्हीं कारण से क्या कह दिया जाता है इसे, चालवासी पशुचारण। मुख्य रूप से अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, तो जीवन निर्वाह के लिए यह मौसम और पारंपरिक मार्गों से होती है। ये क्या करते तो पारंपरिक तरीके से करते हैं और मौसमी भी करते हैं, कि ये अपने क्षेत्र जो है प्रवास मौसम के तौर पे भी करते हैं, ऋतु प्रवास। क्या करेंगे, देखो, जब गर्मी आएगा, गर्म मौसम आएगा, गर्मी आएगा, तो क्या करेगा, ये पर्वतीय इलाकों में चला जाएगा। तब कहोगे कि पर्वत की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े, जरूर पढ़े। ताप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो, पर्वत है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आप, वैसे वैसे तापमान गिरता चला जाता है। तो ये ऊपर की ओर इसलिए जाता है पर्वत की ओर, क्योंकि वहां पे उसे राहत मिलेगी, ठंड मिलेगी। तो इसलिए जब गर्म रहेगा तो ये पर्वत की ओर जाएंगे, और फिर जब ठंडी आएगा, जब ठंड का समय आएगा, तो ये पर्वत से मैदान की ओर जाएगा। यानी कि ये ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो इस कारण से इसे हम ऋतु प्रवास भी कह देते हैं, क्योंकि ये विशेष ऋतु में, एक जो है विशेष मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसलिए इसे हम ऋतु प्रवास भी कह देते हैं। चलिए, विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग पशुओं को पाला जाता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाला जाता है। उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका है वहां पे गाय बैल को पाला जाता है। लेकिन सहारा और एशिया के जो मरुस्थल है वहां पे भेड़ बकरी इन सब को पाला जाता है। क्या है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल, सहारा एशिया के मरुस्थल जो है वहां पे भेड़ बकरी ऊंट पाला जाता है। या फिर बात करें अगर हम तिब्बत की या फिर इंडीज पर्वत के क्षेत्र की, तो वहां पे याक और लामा पाला जाता है। याक और लामा, याक ये हो गया आपका, और लामा ये रहा लामा। फिर आर्कटिक और उत्तरी जो ध्रुव है उन क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। रेंडियर, डियर, रेंडियर। सेंटा क्लॉस क्रिसमस डे 25 दिसंबर को आते हैं, किससे, इसी पे आते हैं, इसी पे आगे आगे जो रहता है, लकड़ी जैसा सींग रहता है, गाछी लगता है ऐसे कि जो है गाछी है, माथा पर धो ले ले। तो ये क्या है, इसी को रेंडियर कहा जाता है। हिरन की एक प्रजाति है, हिरन की एक प्रजाति है जो कि कहाँ पे उपलब्ध है, तो ये आर्कटिक और उत्तरी जो उपध्रुव है वहां पे। चल, विश्व में चालवासी पशुचारक का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है। चालवासी जो पशुचारण है ये किस एरिया में ज्यादा होती है, प्रमुख तौर पे किया जाता है, कहाँ पे, तो कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तरी अफ्रीका से अटलांटिक, उत्तरी अफ्रीका के जो अटलांटिक तट है वहां से अरब प्रायद्वीप होता हुआ ये जाता है कहाँ, तो मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। कहाँ से, तो अटलांटिक से लेकर कहाँ तक, तो मंगोलिया और मध्य चीन तक। फिर यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में भी है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप में भी है। मेडागास्कर द्वीप यानी कि यहाँ पे आपका जो पश्चिमी अफ्रीका है, जो अफ्रीका है उसके नीचे, ये जो अफ्रीका है उसके नीचे मेडागास्कर, चलिए वही क्षेत्र है। तो चालवासी पशुचारक देख लिए क्या करेंगे, तो मुख्य तौर पे ये पशुओं पे आश्रित रहते हैं, क्यों, अपनी जो प्राथमिक जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन वाणिज्यिक पशुचारण में ये क्या करेंगे, ये उन पशुओं को पालतू बनाएंगे जिनसे इन्हें अधिक आय प्राप्त हो सके उनसे, जैसे कि
बाजार में इन्हें जिनकी मांग होगी उसी पशु को ये पालतू बनाएंगे। तो वाणिज्यिक एक इस पे इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है अधिक लाभ। अधिक लाभ चाहे कैसे भी मिले, लाभ अधिक हो। तो यह व्यवसाय, यह भी क्या एक व्यवसाय का ही तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से पशुओं को पालतू बनाया जाता है। पालतू जैसे कि किस लिए किया जाता है? तो दूध, मांस, ऊन, खाल, इन सब के लिए किया जाता है, ताकि बाजार में उसे बेचकर उनसे लाभ प्राप्त किया जा सके। और इसमें वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्पादन अधिक हो तो लाभ भी अधिक होगा। उत्पादन जितना अधिक होगा लाभ भी उतना अधिक होगा। तो इसमें पूंजी अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, व्यवस्थित ढंग से करेंगे, तो इसमें खर्च तो लगेगा। आधुनिक तकनीकों का यूज करेंगे, विशिष्ट नस्लों का जो है पशुओं को हम पालतू बनाएंगे। जैसे कि अगर गाय को पालतू बनाना है, गाय को पालना है, तो हम उन गाय को पालेंगे जिनसे दूध अधिक प्राप्त होता है, जिससे दूध अधिक प्राप्त होता है। तो क्या पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो खर्च इसमें अधिक है। उदाहरण के लिए डेयरी फार्म से दूध का उत्पादन और बिक्री हो जाएगा। मांस के लिए मवेशी, सुअर, मुर्गी का पालन करना, ऊन के लिए भेड़ों का पालन करना। तो जो बाजार में जिसकी मांग है उस अनुसार पशुओं को पालना। और इसके लिए करते क्या है? तो हम एक क्षेत्र डिसाइड कर लेते हैं और वहां पे पशुओं को डाल देते हैं, और उनकी जो आवश्यकता हो, उसकी जो आवश्यकता के अनुसार जो चीजें हैं उनको वहीं पे उपलब्ध करा दिया जाता है। और इसमें एक बात और, कि जो क्षेत्र डिसाइड किया गया है कि जिस पशु के लिए रहेगा, उसमें उसके अलावा दूसरे नस्ल की पशु को नहीं रखा जाएगा। जैसे ये क्षेत्र है और कह दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ गाय ही पाले जाएंगे, गाय, तो यहाँ पे हम गाय के साथ भैंस को नहीं रख सकते, गाय के साथ हम सुअर को नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। तो इसके लिए इसमें खर्चा है। इसके लिए एक लंबा जो विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता है, विस्तृत जो इसमें श्रम की आवश्यकता है। इसकी देखभाल करने के लिए क्या होगा? आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो श्रम की जो है जरूरत भी अधिक होगी, पूंजी की भी जरूरत अधिक होगी। तो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो बता ही दिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो लक्ष्य रहता है कि पैसा कमाना, ज्यादा जो है लाभ ज्यादा हो। मुख्य लक्ष्य मुनाफा कमाना, जैसे कि दूध, मांस, ऊन, खाल, अंडे बेचना और इनसे अधिक लाभ प्राप्त करना। वैज्ञानिक और व्यवस्थित होता है कि ये कैसे होता है? तो किया जाता है आधुनिक तकनीकों द्वारा, वैज्ञानिक प्रजनन द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से जो है प्रबंधन विधियों द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये पूंजी प्रधान होता है, यानी कि इसमें पैसा ज्यादा लगता है। पशुओं, मशीनरियों, चारे, ये जो बुनियादी ढांचे हैं, इन सब की जरूरत के लिए खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है, खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अक्सर एक ही प्रकार के पशु को जो है बड़े पैमाने पर पाला जाता है। जैसे कि हम आपको बता दिए कि क्षेत्र डिसाइड कर लिया जाएगा और एक कह दिया जाएगा कि वहां पे एक ही नस्ल के पशु रहेंगे, दूसरे नस्ल की पशु नहीं रहेंगे। स्थायी फार्म, ये बड़े क्षेत्र इसका क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग क्षेत्र रहेगा, तो क्षेत्र इसका बड़ा होगा। और उसको हम बांट देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बाजार उन्मुख, उत्पाद सीधे बाजार की मांग के अनुसार होगा, कि जिसकी बाजार में मांग अधिक है उसी पशुओं को हम पालतू बनाएंगे, उसी को हम पालेंगे। कृषि, देखो तो पशुपालन समझ गए। पशुपालन क्या है? ये प्राचीन काल से चलती आ रही जो व्यवसाय है, जिसमें हमने कुछ क्या किया, समय के बदलते अनुसार हमने उसको वाणिज्यिक तौर पे भी हमने उसका उपयोग कर रहे हैं। हम उसका उपयोग कर रहे हैं वाणिज्यिक तौर पे भी। पहले क्या करते थे? पहले सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए करते थे। अब जो बाजार के तौर पे भी हम उसे व्यापार करने की दृष्टि से भी हम उसको देखते हैं और व्यापार भी करते हैं उससे। चलिए, कृषि। तो कृषि स्टार्ट करने से पहले
इन दोनों के बारे में याद कर लेना कि वाणिज्यिक पशुचारण और चालवासी पशुचारण में अंतर क्या है। वाणिज्यिक और चालवासी पशुचारण में अंतर। ठीक, स्टार लगा दिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। चलो अब देखते कृषि क्या है। कृषि यानी क्या? क्या है कृषि? क्या है कृषि? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? यानी कि अनाज उपजाना और पशुओं को पालना, यही तो है कृषि। कृषि यानी कि अनाज उपजाना और पशुओं को पालना। भारत क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। मुख्य तौर पे यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र क्या है? कृषि। उसका केंद्र क्या है? कृषि। यहाँ पे लगभग 2/3 जो जनसंख्या कृषि पे आश्रित है। आश्रित है। हमारी जो प्राथमिक क्रिया है क्या है? तो प्राथमिक कार्य भी यही है। कृषि है। तो कृषि के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से कृषि के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कैसे किस अनुसार कृषि की जाती है। इसके प्रकार कितने हैं और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से किया जाता है। चलिए, तो इसके प्रकार की अगर बात करें तो मुख्य तौर पे इसके 9 प्रकार है। ऐसे तो हम देखेंगे तो 7, लेकिन मुख्य तौर पे इसके 9 प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोपण कृषि है, रोपण है, निर्वाह, सामूहिक, सहकारी, फिर बाजार के लिए सब्जी सब्जी एवं उद्यान कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस तरह से कृषि के 9 प्रकार, सारे के बारे सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखो, पहला क्या है? निर्वाह कृषि। निर्वाह, इससे ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इस कृषि का अर्थ क्या है। कृषि का पहला प्रकार निर्वाह कृषि। निर्वाह यानी क्या? निर्वाह यानी कि जीवन चलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है? भोजन। तो कृषि हम करेंगे लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? उदर पूर्ति। ये जो पेट है इसका भरना, उदर पूर्ति, पेट पूजा। तो पहले हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि हम कृषि तो करेंगे लेकिन उससे जो है उत्पादन होगा, उससे मेनली उद्देश्य यही है कि हमारी जो है उदर पूर्ति हो सके, हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो सके, हमारा जीवन चल सके। तो यह खेती जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने और अपने परिवार की जो है भोजन और जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। क्या करते हैं? यह कृषि मुख्य तौर पे अपने
और अपने परिवार के भोजन और मुख्य जो जरूरत है उनकी पूर्ति के लिए ये कृषि किया जाता है। निर्वाह कृषि यानी कि जीवन निर्वाह करना, जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले किया जाता है। तो इसमें उद्देश्य इसका ज्यादा नहीं होगा, छोटा ही होगा कि हमारा भी पेट भर जाए और हमारे परिवार का भी पेट भर जाए और छोटी छोटी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो निर्वाह कृषि आ गया समझ में। निर्वाह कृषि को हम दो भागों में बांटते हैं, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक आपका आ जाता है गहन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है? यानी कि आदिकालीन, आदिकालीन देखोगे तो शब्द में ही जो है अर्थ छिपा हुआ है, पूरी तरह से पता चल रहा है। आदिकालीन यानी कि क्या? प्राचीन काल में पहले कृषि किस तरह से किया जाता था। तो पहले कृषि किस तरह से किया जाता था? जब मनुष्य जो है खानाबदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, तब वो कृषि किस प्रकार से करते थे? तो कैसे करते थे? सिंपल सा तरीका, जाओ जंगल में, जंगल का एक क्षेत्र डिसाइड करो कि हमें यहाँ पे खेती करना है। डिसाइड कर लिए, उस छोटे से टुकड़े को, जंगल को पूरी तरह से साफ कर देंगे, पूरा नहीं, जिस क्षेत्र में हमें कृषि करना है उस क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर देंगे। और साफ करने के बाद जो अवशेष निकले हैं, जैसे पेड़ पौधे को काटेंगे तो उसके जो जंगल वगैरह गिरेंगे तो उसको जला दो। उसको जलाने के बाद जो अवशेष प्राप्त हुआ उसको वहीं पे छींट दो। वो किसका काम करेगा? तो खाद्य का काम करेगा। क्या रासायनिक उर्वरक का यूज करना, एक खाद्य का काम करेगा। तो क्या करते थे? वहीं पे जला देते थे। फिर उसी क्षेत्र में वो कृषि करेंगे, 3 से 5 वर्षों तक करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसी क्षेत्र पे करेंगे 3 से 5 वर्ष तक। उसके बाद मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है समाप्त हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, दूसरी जगह पर फिर वैसे ही करेंगे, जंगल को काटेंगे, उसको जलाएंगे और उससे जो अवशेष प्राप्त होगा उसको वहीं पे डाल देंगे और उसी पे कृषि करेंगे। फिर उसका उर्वरक क्षमता खत्म हुआ, फिर हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा? पूरा क्षेत्र की जो है, जितने भी क्षेत्र था सबकी उर्वरक क्षमता समाप्त, अब कृषि करने लायक कहीं भी नहीं बचेगा। इसका नुकसान बहुत ज्यादा। पर्यावरण को जो है पहले ही प्रदूषित किया जा रहा है कि इतना जो जलाएगा तो उसका जो है धुआं कहा जाएगा, ऊपरे न जाएगा। और फिर इतने जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जो चेंज किया गया तो आगे देखेंगे। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि प्राचीन काल में खेती किस तरह से किया जाता था। तो कैसे किया जाता था? किसी एक क्षेत्र को डिसाइड किया जाएगा, उस क्षेत्र में जो जंगल है उसको काट दिया जाएगा, जितने क्षेत्र में, और ये छोटे स्तर पे किया जाता था, छोटे स्तर पे। क्यों? क्योंकि जरूरत क्या है? सिर्फ पेट भरना, सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भरना। पूरे गांव का पेट नहीं भरना है, पूरे जो देश का पेट नहीं भरना है, सब अपना अपना देख लेगा। तो इसलिए एक कृषि छोटे क्षेत्र पे किया जाता था, छोटे स्तर पे किया जाता था। तो इस क्षेत्र के जो जंगल है इसको काटेंगे, उसको जलाएंगे, उसके जो अवशेष है उसको वहीं पे डाल देंगे और उस पर कृषि करेंगे। फिर इसका जब उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगा मिट्टी का तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसे चलता था। तो अगर आप देखोगे तो ये भी क्या कर रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो इसे भी स्थानांतरण कृषि भी कह सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर आप बात करोगे हमारे भारत में ही, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें, वहां पे इनको क्या कहा जाता है? तो इस कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है यानी कि झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे, लेकिन उतना नहीं याद रखना है। 3 या 4 है जिसको आपको याद रखना है। चलो, तो लिखा हुआ क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। आदिकालीन मानव द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की कृषि है जिसमें छोटे भूखंड पर
साधारण औजार क्या, उस समय क्या मशीन वगैरह थे, नहीं थे। साधारण औजार यानी कि आपका जो कुदाल है, कुदाल इसका उपयोग करेंगे। पारिवारिक श्रम यानी अपने परिवार के जो लोग हैं वही उसमें हेल्प जो है मदद करेंगे। तो श्रम अपने केवल परिवार के भरण पोषण के लिए खेती की जाती थी, जो मानसून, मिट्टी की उर्वरकता, प्राकृतिक परिस्थितियों, इन सब पे निर्भर होती थी। इनमें क्या किया जाता था, तो काटो जलाओ की पद्धति को अपनाया जाता था कि जो क्षेत्र हमने डिसाइड किया कि वहां पे खेती करना है, उसका जो जंगल है उसको काटो जलाओ। पद्धति क्या है इसका, रूल क्या है, काटो जलाओ, काटो जलाओ। इस कारण इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। चल, तो आदिकालीन कृषि की, निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार में बेचना नहीं, बाजार में बेचना नहीं, बल्कि केवल खुद और अपनी परिवार की जो जरूरत है, छोटी छोटी जरूरत है, उसकी पूर्ति हो सके। अपनी और अपनी परिवार की जो जरूरत है उसकी पूर्ति हो सके। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम छोटे औजार का उपयोग करेंगे, छोटे स्तर के औजार जैसे कि कुदाल, खुरपी, खुदाई छड़ी, इन सब का उपयोग करेंगे। खेती का काम परिवार के सदस्य मिलकर करते थे। खेती का काम कौन कौन करते थे, तो परिवार के जो सदस्य वो सब मिलकर करते थे। भूमि के बहुत छोटे टुकड़े पर खेती की जाती थी, जैसा हमने आपको बताया कि सिर्फ उद्देश्य क्या है, सिर्फ अपनी और अपनी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी कि छोटा क्षेत्र जो है छोटा डिसाइड किया जाएगा, बड़े क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए श्रम भी अधिक चाहिए। तो ऐसे उतना हम कहाँ से लाएंगे। मानसून की वर्षा, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, जलवायु पर पूरी तरह से निर्भर होती थी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता अगर समाप्त हो गई तो दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। अगर मानसून मौसम जो है अनुकूल है तो वहां पे जो है खेती होगी। इसे जो है कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली। किन किन नामों से जाना जाता है इसको याद रखना है। झूम खेती कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली क्यों, क्योंकि जंगलों को काट कर किया जाता है इसको। भूमि की उर्वरकता कम होने पर झूम चक्र जो है छोटा हो जाता है, उर्वरकता समाप्त हो जाएगा तो क्या पूरा जंगल खत्म, तो क्षेत्र जो है धीरे धीरे इसका समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उपज जो है बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में पूरे परिवार मिलकर जो है खेती कर रहा है, तो एक व्यक्ति कितना उत्पादन करेगा, बट जाएगा सब में, तो बट जाएगा सब में, तो एक व्यक्ति को कितना उत्पादन करना क्या मिलेगा, बहुत कम। यानी कि प्रति व्यक्ति जो है उपज बहुत कम होती है। कम उत्पादन, भूमि उर्वरकता का ह्रास और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा इससे ज्यादा होता है। कि उत्पादन जो है कम होता है क्योंकि क्षेत्र बहुत कम होता है, लेकिन भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा जो है बढ़ जाता है। क्यों, जंगल को नष्ट कर दिया और ऊपर से उसको जलाकर क्या कर दिए, वातावरण को प्रदूषित कर दिए, तो इससे क्या होगा, और फिर मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको भी समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए, कम कर दिए, तो इससे क्या होगा, तो इससे प्राकृतिक आपदा आने की जो चांसेस है, ये जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए, अब दूसरा क्या है, गहन निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि क्या है, गहन देखो क्या है, गहन। वहां पे क्या था, सीधे निर्वाह कृषि, डायरेक्ट निर्वाह कृषि। यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि यानी कि उपज हमें बढ़ाना है। गहन यानी कि उपज ज्यादा हो, तो उपज ज्यादा हो तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, श्रम भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा जो है मशीनों का उपयोग किया जाएगा। तो गहन यानी कि ज्यादा उपज ज्यादा हो, तो उपज ज्यादा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। उस समय जनसंख्या कम थी तो छोटे क्षेत्र में जो उपज करके काम चल जाता था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उपज भी ज्यादा चाहिए, तो उपज ज्यादा चाहिए तो इसके लिए पूंजी ज्यादा चाहिए, श्रम ज्यादा चाहिए, मशीनों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे बढ़ेगा। तो गहन निर्वाह कृषि ऐसी कृषि पद्धति है जहां किसान
छोटे भूखंड पर अधिक श्रम और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। क्षेत्र, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो क्षेत्र भी छोटा ही होगा, क्योंकि सब में बट जाएगा तो सबको छोटे छोटे ही मिलेंगे। लेकिन उस छोटे ही क्षेत्र में हमें ज़्यादा चाहिए उपज, छोटे ही क्षेत्र में हमें उपज ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे? मजबूरन हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए। तो जिसमें परिवार के सदस्य ही मुख्य रूप से श्रमिक होते हैं और अक्सर एक ही भूमि से साल कई साल तक फसल उपजाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक पहला जिसमें चावल को प्रमुख फसल बनाया जाता है और दूसरा जिसमें चावल नहीं होगा। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। एक चावल प्रधान और एक चावल रहित। चावल प्रधान यानी कि जहां पे चावल प्रमुख माना जाएगा। इस कृषि पद्धति में चावल सबसे प्रमुख फसल होगा। ठीक, जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। बोले हम आपको कि ज्यादा हमें उपज क्यों चाहिए अधिक? क्योंकि जनसंख्या अधिक होगा, तो जनसंख्या अधिक होगा तो इसलिए उपज भी अधिक होगा। तो यानी कि जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। इस कारण से किसानों के पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे और लेकिन उसी छोटे छोटे टुकड़े में हमें उपज अधिक करना है। भूमि का अधिकतम उपयोग एक वर्ष में कई फसलें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या करेगा? तो उसी एक छोटे से टुकड़े में कई वर्ष तक जो एक ही फसल करना पड़ेगा। एक वर्ष में जो है कई कई फसल करना पड़ेगा एक ही वर्ष में। मशीनों की जगह मानव शक्ति और पशुओं का प्रयोग। मशीनों की जगह मानव शक्ति और पशुओं का प्रयोग, क्यों? क्योंकि ये पहला टाइप है। ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा लोग काम करते हैं पर कुल उत्पादन कम होता है। कुल उत्पादन देखो यहाँ पे क्या होगा, लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र तो छोटा ही है ना, तो उपज क्या होगा? कम ही। कुल उपज लोगों के अनुसार, जितनी लोग उसमें लगे थे उसके अनुसार उपज जो है कम हुआ। जितनी लोग उस काम को कर रहे थे उसके अनुसार जो है उपज बहुत कम हुआ, क्योंकि क्षेत्र छोटा था। भारत में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है वहां पे कृषि किया जाता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। एशिया के घनी आबादी वाले देश जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्से, वहां पे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि किया जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, चावल रहित। ये दूसरा है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चावल मुख्य फसल नहीं होगा। क्यों? जल की कमी के कारण। चावल के लिए जो जलवायु चाहिए वो जलवायु जो है अनुकूल नहीं होगा, इस कारण जो है चावल वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ जल की कमी या फिर उपयुक्त जलवायु न होने के कारण चावल के स्थान पर गेहूं या फिर सोयाबीन और भी कई सारे जो फसल करेंगे। जनसंख्या के भारी दबाव के कारण भूमि के हर छोटे टुकड़े पर खेती की जाती है, वही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? ये भी गहन निर्वाह कृषि है, उसी का तो प्रकार है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जनसंख्या का दबाव तो है ही है, ज्यादा उपज चाहिए यानी कि जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। यह उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और भारत के पश्चिम तथा शुष्क भागों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ? तो उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और भारत के जो पश्चिमी और शुष्क भाग है वहां पे प्रचलित है, जहाँ चावल की खेती मुश्किल है। यानी कि चावल के खेती के लिए जो जलवायु चाहिए वो नहीं है वहां पे। छोटे खेत, परिवार का श्रम और भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। चलिए अब आता है दूसरा कृषि का दूसरा टाइप, रोपण कृषि। तो ये रोपण कृषि क्या है? क्या है रोपण कृषि?
ये कैसा है, तो ये व्यावसायिक कृषि है। व्यावसायिक यानी ये वाणिज्यिक कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं, वाणिज्यिक। रोपण कृषि यानी कि एक फसल लगा दिए और दोबारा हमें फसल लगाने की जरूरत नहीं, एक फसल लगा दिए उसके बाद हम उसको काट लेंगे, फिर अपने आप वो फसल उग जाएगा, दोबारा हमें उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार ये अपने आप उग जाएगा। जैसे गन्ना, क्या करते हैं, एक बार लगाते हैं और फिर दोबारा अपने आप वो निकल जाता है। एक बार लगा दिए, काट लिए, यूज कर लिए उसका, फिर दोबारा वो अपने आप निकल जाता है। या फिर दूसरा ऐसे हम समझ सकते हैं कि जिसका उत्पादन करते हैं और वो डायरेक्ट उद्योग से जुड़ा होता है, यानी उत्पादन किए डायरेक्ट हो जाएगा सीधे मशीनों के पास, उद्योग के पास, फैक्ट्री के पास। गन्ना हो गया, केला हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका रोपण कृषि में, कि जहां पर जो है ये एक ही फसल लगाए हैं, वहां पे एक ही फसल लगेगा, एक ही फसल। देखोगे आप वो, ये जो गन्ने हैं उसके जो क्षेत्र होंगे, इसका जो क्षेत्र होगा, तो वहां पे सिर्फ गन्ना ही गन्ना होगा, और एक बार जब लगा दिए तो दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 बार वो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इसमें जो है श्रम की आवश्यकता ज्यादा होगी, श्रम की आवश्यकता ज्यादा होगी, पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये भी ये वाणिज्यिक कृषि है। इसको हम क्या कर रहे हैं, तो लाभ जो है कमाने की, लाभ जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से हम इसको लगा रहे हैं। तो रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है जहां बड़े क्षेत्रों में एकल फसल, एकल फसल यानी कि एक ही फसल उपजाया जाएगा, जिसमें भारी पूंजी, श्रम और तकनीक लगती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यवसायिक लाभ, यानी कि ज्यादा लाभ प्राप्त करना, जिसमें उत्पादन का प्रसंस्करण भी अक्सर खेत या पास के कारखानों में होता है। उत्पादन का जो प्रसंस्करण है ये खेत या फिर खेत के पास कारखाने में होते हैं। मतलब मतलब ये कि इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें उसको हम उपजाते हैं जिसका उपयोग डायरेक्ट हम किस में करते हैं, उद्योग के लिए। यह कृषि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ना कि केवल निर्वाह के लिए। तो क्या हुआ, एक इसलिए किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, इसका उद्देश्य केवल निर्वाह नहीं होता है बल्कि लाभ कमाना भी होता है। फिर ये बड़े भूभाग पर केवल एक ही फसल की खेती की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। जब भी आप देखोगे केले के बागान हो या फिर की ये जो गन्ने हैं उस सब की खेती देखोगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, और वहां पे सिर्फ एक ही दिखेगा, एक ही फसल दिखेगा। तो ये बड़े भूभाग पर और केवल एक ही फसल की खेती की जाती है। इसमें खेती के लिए बहुत बड़े भूभाग का उपयोग किया जाता है, ठीक। बीज, खाद, मशीनरी और प्रबंध का बहुत अधिक इसमें धन लगता है, धन जो है बहुत अधिक लगेगा। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और मशीनों का उपयोग किया जाता है। उन्नत बीज यानी कि ज्यादा जो है अच्छे खासे जो है बीज उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो पैसा तो लगेगा। रोपण, रख रखाव और कटाई के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। श्रमिक कैसा, पहले उतना खर्चा कर दिए कि उसके लिए जो है अच्छी बीज लाए लाए हम, फिर रासायनिक उर्वरक लाए, कीटनाशक लाए, मशीन लाए, ये सब लाए, तो उतना खर्चा पहले कर दिया। अब उसके रख रखाव के लिए, काटने के लिए उसको, फिर श्रमों को जो श्रमिक की आवश्यकता होगी तो उसमें और भी खर्च करना है। तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे, चाहेंगे कि श्रम ऐसा जो पैसा कम ले काम ज्यादा करे, सब वही चाहता है। तो पैसा कम ले काम ज्यादा करे, तो अब कैसे देखोगे आप, जब जहाँ पे गन्ने कटाते हैं, गन्ने कटते हैं तो क्या करते हैं, वो जो श्रमिक होते हैं, जो काटने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, गन्ना को काटेगा
और उसके बदले में जो क्या लेगा, उसका जो गन्ने का जो अवशेष है वही, पत्ते वगैरह उसके जो निकलेगा अवशेष वही लेगा, अवशेष। देख रहे हो क्या करेगा, सस्ता पड़ गया उसको, जलावन के लिए वो अवशेष दे देगा उसको, और उसके बदले में उससे गन्ने कटवाएगा, और कुछ अब चाहो तो वहां पे काम करो और खाना है तो खाते रहो। तो ऐसे चलता है। तो क्या करते हैं, श्रम सस्ता होना चाहिए। श्रम कैसा, सस्ता। ज्यादातर उत्पाद विदेशी बाजारों के निर्यात के लिए किया जाता है। ज्यादातर ये किस लिए किया जाता है, विदेशों में भेजने के लिए, विदेशों में इसका व्यापार हो इसलिए। इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत किया था, इस लाइन को याद रखिएगा। इंडोनेशिया में जो है गन्ने की शुरुआत किसने किया था, तो डच लोगों ने। स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने की बागान लगाए थे। स्पेन और अमेरिका के निवासियों ने क्या किया था, फिलीपींस में नारियल के बागान और गन्ने के बागान लगाए थे। ब्रिटेन वासियों ने क्या किया था, तो ब्रिटेन वासियों ने भारत, लंका में चाय, मलेशिया में रबर और पश्चिमी द्वीप जो है, पश्चिमी द्वीप समूह, वहां पे गन्ना और केले का बागान लगाया था। यूरोप वासियों ने ब्राजील में कॉफी का बागान लगाया था, जिसे हम फेडेंजा, क्या तो फेजेंडा कह देते, फेजेंडा, फेजेंडा यानी कि कॉफी का बागान। तो इसको याद रखना है, यहां से डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, डायरेक्ट। यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से भेजे में रखना है। चलो क्या हो गया, आ रहा आ रहा आ रहा है, देखो आ जाएगा जल्दी। आ गया, कहाँ पे थे, चलिए तो समझ गए। रोपण कृषि के बारे में, रोपण कृषि बड़े विस्तृत भूभाग पे किया जाता है, और वहां पे मुख्य तौर पे एक ही फसल को लगाया जाता है, और एक बार लगा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा चिंता नहीं रहती, दोबारा वो अपने आप निकल जाते हैं। फिर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ये क्या है, देखो विस्तृत यानी कि बड़े पैमाने पे, वाणिज्यिक, विस्तृत यानी कि बड़े पैमाने पे। चल क्या है? क्या चल रहा है चलो अब आ गया, क्या, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत यानी कि बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे किया जाएगा, और किस लिए, वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के लिए कृषि किया जाएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो एक कहाँ पे किया जाता है, तो
मध्य अक्षांशों के क्षेत्र में आंतरिक भागों में की जाने वाली एक कृषि है, जिसमें बड़े खेतों पर गेहूं, बड़े पैमाने पर जो गेहूं मुख्य फसल होती है, गेहूं यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मुख्य फसल होगा गेहूं। साथ ही मक्का और जौ राई जैसे और भी फसल किए जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा, बड़े पैमाने पे लाभ कमाना, लाभ बड़े पैमाने पे होना चाहिए। अगर इसकी क्षेत्र की बात करें तो यूरेशिया में स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज जो है, प्रेरीज, और अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ये किया जाता है। प्रेरीज की बात करें तो एक प्रेरीज की बात करें विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, लेकिन कार्यरत नहीं है, अभी कार्यरत नहीं है, अभी कार्यरत नहीं है। तो इन क्षेत्रों पे क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पे वाणिज्यिक कृषि किया जाता है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि किया जाता है। तो विस्तृत, अगर हमें लाभ ज्यादा चाहिए तो खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि ये कार्य जो है, इसमें जो कृषि होगा ये पूरी तरह से मशीनों पे आश्रित होगा। किस पे, तो मशीनों पे आश्रित होगा, मशीनों पे आश्रित होगा। देखो ये कटाई भी हो रहा है किससे, मशीन से, कटाई भी हो रहा है किससे, मशीन से। तो ये बड़े पैमाने पे मशीनों पे आश्रित होगा। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है, विस्तृत अनाज कृषि का जो विशेषता है वो क्या है, तो इस प्रकार की खेती बहुत बड़े फार्मों पर की जाती है, यानी कि लाभ ज्यादा है तो क्षेत्र भी ज्यादा, ज्यादा क्षेत्र पे करेंगे, बड़े भाग पे करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा उपज होगी, तो ज्यादा उपज होगी तो लाभ भी ज्यादा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो जुताई से लेकर कटाई तक सारा काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, जुताई से लेकर कटाई तक। जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए जो इसका अलग जो विशेष प्रकार का जो मशीन है, जैसा कि पीछे देखें क्या है, कटाई के लिए इस प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है कटाई के लिए। जुताई के लिए ट्रैक्टर, और उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रक। तो पूरी तरह से किस पे होता है आश्रित, तो पूरी तरह से मशीनों पे आश्रित होता है। इसमें मुख्य रूप से एक ही फसल उगाई जाती है, मुख्य रूप से एक ही फसल उगाया जाएगा, जो कि प्रमुख क्या है, तो प्रमुख है इसमें गेहूं। इसके अलावा और भी कई सारे फसल उगा सकते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पे गेहूं है। गेहूं का जो है फसल ज्यादा किया जाता है यहाँ पे उपज, जैसे कि और भी, जैसे कि मक्का, जौ, राई, इन सबको उगाया जा सकता है, लेकिन प्रमुख क्या रहेगा, प्रमुख गेहूं। इनमें मानवीय श्रम का उपयोग बहुत कम होता है, सब कुछ मशीन ने कर रहा है, तो आदमी की जरूरत क्या है, मनुष्य की जरूरत क्या है उसमें, तो मानव श्रम की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मशीनों पे ही आश्रित है। कटाई से लेकर इसकी जो है जुताई से लेकर कटाई तक सारा काम मशीन ही देख रहा है, तो मानव श्रम बहुत कम लगेगा इसमें। इसमें मानवीय श्रम का उपयोग बहुत कम होता है और तकनीक का अधिक होता है, तकनीक का अधिक उपयोग होता है। इसमें इस कृषि में जो है प्रति एकड़ उपज कम होती है, प्रति एकड़ उपज कम होती है, लेकिन कुल क्षेत्रफल का उपज जो है बहुत अधिक होता है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो यानी उपज भी अधिक होगा। प्रति व्यक्ति उपज बहुत अधिक होती है, क्यों, क्योंकि इसमें आदमी बहुत कम संलग्न थे, मेहनत करने में, जो इसमें श्रम करने में मानव श्रम कितना था, बहुत कम, सब मशीन ही कर रहा है, तो मानव श्रम बहुत कम था। तो यानी कि एक व्यक्ति ने उत्पादन कितना किया, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया, सबने उत्पादन अधिक अधिक किया। चलिए चौथा आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित,
मिश्रित यानी मिला जुला। तो इसमें हम कृषि भी करेंगे और पशुपालन भी करेंगे। क्या करेंगे? मिश्रित यानी कि मिला जुला, यानी हम कृषि भी करेंगे और पशुपालन भी करेंगे, दोनों करेंगे। दोनों करेंगे कैसे? कृषि करेंगे, खेती करेंगे, उससे जो अवशेष प्राप्त होगा वो पशु के लिए काम आ जाएगा, उसके चारे में काम आ जाएगा। फिर पशु को पालतू बनाए हुए पशु को पाल रहे हैं तो उससे जो उसके जो मल आएंगे वो गोबर जिसको बोलते हैं, तो ये हम खाद्य के तुरंत, ये जो है खाद्य के रूप में हम क्या इसका उपयोग करेंगे खेती में। तो यानी ये दोनों जो एक दूसरे का हेल्प करेगा। तो इसलिए मिश्रित कृषि ये अभी भी यही किया जाता है नॉर्मली। जो है देखोगे जो खेती करता है उसके पास एक ना एक जो है कोई भी पालतू पशु रहता ही है, नॉर्मली जो रहती है। तो मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि ऐसी खेती प्रणाली है जिसमें किसान एक ही खेत में फसल के साथ साथ पशुपालन भी करता है और अन्य जो भी गतिविधियां हैं वो भी कर लेता है। एक ही जगह पर अनाज, दाल, सब्जियां ये सब उगा लेगा। अनाज भी उगाएगा, दाल भी उगाएगा, सब्जी भी उगाएगा, सब एक ही जगह पे सब कुछ करना है। और वहीं पे पशुओं को भी पाल रहा है। फसलों के अवशेष को, जैसे कि जिसे हम भूसा, डंठल, ये सब जो है उसका उपयोग चारे के रूप में कर लिया जाता है और पशुओं से जो गोबर प्राप्त होते हैं उसे खाद्य के रूप में कर लिया जाता है। यदि फसल खराब हो जाए तो पशु से आय मिल जाता है। फसल मान लो इस बार अच्छी खासी नहीं हुई तो क्या होगा? पशु पाले हुए पशु से हमें आय मिल जाएगा। अगर मान लो किसी कारणवश पशु की तबीयत खराब है, पशु से जो हमें अच्छा खासा लाभ नहीं प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? हमारी जो फसल वो ठीक हुई। तो ऐसे ज्यादा जो इसमें हानि ज्यादा नहीं होती है, घाटा इसमें नहीं लगता है। ये रहा इसका क्षेत्र की किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, अमेरिका हो गया, फिर अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत के कुछ हिस्से में किए जाते हैं। चलिए, पांचवा है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है? डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पाद। तो दुग्ध उत्पाद के लिए जो काम किया जाएगा, तो कृषि का वह क्षेत्र जिसमें दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए गाय, भैंस, बकरी जैसे दुधारू पशुओं को, जो दुधारू पशु है उसको पालना। कृषि यानी कि क्या? खेती करना या फिर पशु को पालना, यही तो कृषि है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम पशुओं को पाल रहे हैं। कैसे पशु? जो दुधारू हो, जिससे अधिक दूध प्राप्त हो ताकि हम उसे बेच सके और उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ये किसमें आएगा? डेयरी कृषि में। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या करेंगे? तो दुधारू पशुओं की खरीद, उनके रख रखाव, उनके जो आवास है, तकनीक, इन सब के लिए पूंजी बहुत अधिक लगेगा। सिंपल सी बात है, पैसा ज्यादा लगेगा। पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन और दूध निकालने के लिए वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। पशुओं की देखभाल और दूध निकालने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। श्रमिक कैसा? कुशल, जिसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थापित हो ताकि दूध और उत्पादों की तुरंत सप्लाई हो सके। ये क्षेत्र वहां पे होगा जहां पे इसके नजदीक कोई ना कोई एक उद्योग हो या फिर उसके नजदीक शहर हो, ताकि तुरंत जो है इसकी सप्लाई हो सके। तुरंत इधर दूध निकला और इधर डायरेक्ट इसको बेच दिए। तो जरूरी है कि ये नजदीक में होना चाहिए, शहर के नजदीक में हो या फिर उद्योग के नजदीक में हो। और यातायात के कुछ अच्छे साधन से जुड़े होते हैं कि आने जाने की जो समस्याएं ना हो।
किसानों को नियमित रूप से आय मिलती है, जिससे यह एक लाभदायक व्यवसाय बन जाती है। नियमित रूप से किसानों को इसमें आय मिल जाती है, इसलिए यह एक लाभदायक जो है कृषि है। फिर अब आता है भूमध्य कृषि। क्या है भूमध्य कृषि? ये भूमध्य कृषि क्या है? क्या है भूमध्य कृषि? तो भूमध्य कृषि यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि सागर के किनारे, सागर के आसपास के क्षेत्र में जो जिस प्रकार की खेती की जाती है उसे हम भूमध्य सागरीय कृषि कह देते हैं। इसमें मुख्य तौर पे खट्टे फलों की जो है उसकी खेती की जाती है। खट्टे फल, खट्टे फल यानी कि अंगूर हो गए, संतरे हो गए। देखो, एक एक विशिष्ट कृषि प्रणाली है जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे गर्म शुष्क और ग्रीष्मकाल और हल्की जो है आर्द्र सर्दियाँ होती हैं, यानी कि मौसम उसकी वैसी है। इस अनुसार यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे फल कैसा? खट्टे, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, जैतून, अंजीर, अंगूर, इन सब का, गेहूं और सब्जियां, इन सब का उपयोग किया जाएगा, इन सब का फसल जो उपजाया जाएगा। यह कृषि जो भूमध्य सागरीय और जलवायु में होती है, जिसकी पहचान हल्की आर्द्र सर्दियां और गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल है, जो विशिष्ट पौधों के लिए आदर्श है। यानी कि ये ऐसे क्षेत्र में है विशेष तौर पे यहाँ पे वही फसल उग सकते हैं, दूसरा फसल नहीं उग सकता। यहाँ पे खट्टे फल ही उगेंगे। अपनी फल और सब्जी उत्पादन क्षमता के कारण विश्व की बाग भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, इसलिए इसे विश्व भाग क्या कहा जाता है? विश्व की बाग, गार्डन लैंड ऑफ द वर्ल्ड, गार्डन लैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, खासकर यूरोप में इसे कहा जाता है। अंगूर और जैतून जैसी फसलें निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये खट्टे होते हैं, तो इसलिए ज्यादा यहाँ पे होंगे। सर्दियों में जब यूरोप और अमेरिका के जो अन्य हिस्से में अत्यधिक ठंड हो जाती है, तब इन क्षेत्रों में फसल उगाया जाता है। चलिए, अब सातवां देख रहे हैं। सातवां क्या है? बाजार के लिए सब्जी की खेती, उद्यान कृषि। ये क्या होता है? तो बाजार के लिए देखोगे आप क्या करता है, लोग लोग क्या करते हैं, तो ये खेती करते हैं किसकी? सब्जियों की, ताकि बाजार में उसे बेचा जा सके। तो यही सब्जी के लिए जो बाजार के लिए जो सब्जी का उत्पादन करना है, उसी के बारे में देख रहे हैं। तो बाजार के लिए सब्जी उत्पादन इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक बाजार के लिए सब्जी की खेती और एक उद्यान कृषि। उद्यान कृषि यानी कि एक जिसमें हम सजावट वगैरह जो सजावटी चीज होंगे उसकी खेती करेंगे, जैसे फूल हो गए। सब्जी फल तो रहेगा, उसके साथ साथ सजावटी चीजों का भी हम उसमें खेती करेंगे। ठीक, और ओरिकल्चर यानी कि आपका सब्जी की खेती, तो उसमें सिर्फ सब्जी ही प्रमुख होगा। समझ गए? चलिए, तो ओरिकल्चर यानी कि जिसे बागवानी भी कह देते हैं, बागवानी की ही शाखा है। तो जो सब्जी के उत्पादन, भंडार और जो प्रसंस्करण है उस पर संबंधित है। यानी कि यहाँ पे नॉर्मली जो है सब्जी उपजाया जाएंगे। लेकिन उद्यान कृषि जिसे हार्टिकल्चर कह देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फल, सब्जी और फूल, औषधीय जो है, इन सब की सजावटी पौधे जो है, इन सब का भी उपज किया जाता है यहाँ पे। तो इसे हम हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए, बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता की बात करें अगर, तो क्या है इसकी विशेषता? तो सब्जियां, फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं, जिससे किसानों को के प्रति जो है हेक्टेयर की आय अधिक होती है। इससे पारंपरिक फसल के अधिक लाभदायक बनता है। यानी कि ये लाभदायक है क्यों? क्योंकि इससे अच्छी खासी जो है बाजार में जो है आय मिल जाती है, आय अच्छी खासी मिल जाती है, इसलिए लाभदायक है।
अधिकांश सब्जियां फल जल्दी पक जाते हैं, जिन कारण से आप एक ही क्षेत्र में एक ही समय में एक ही मतलब कि एक ही वर्ष में आप कई सारे जो है फल कर सकते हैं या फिर सब्जियों को उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पकने में समय कम लगता है उसको, तो एक बार में कई प्रकार की खेती वहां पे की जा सकती है। इसमें सिंचाई, खाद, उन्नत बीजों का जो है भरपूर उपयोग किया जाता है। यह खेती स्थानीय और दूर के बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि बाजार में जिसकी मांग है उसी की हम उपज करेंगे। जैसे अगर बाजार में टमाटर की मांग अधिक है तो टमाटर को हम उपजाएंगे, प्याज की मांग अगर बढ़ गई तो प्याज को उपजाएंगे। तो जो जिस चीज की मांग अधिक है उसको हम उपजाते हैं। चलिए, तो जिसकी मांग अधिक होगी उसी को उपजाया जाएगा। बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि की विशेषताएं और क्या है? तो इनमें जो है क्या होता है, आधुनिक तकनीकों में शामिल है इसमें, जिससे गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। आधुनिक जो है तकनीकों का यूज किया जाता है ताकि फलों की, सब्जियों की गुणवत्ता अधिक हो सके, उत्पादन उसकी बढ़ सके, जिससे लाभ अधिक प्राप्त हो सके, जिससे लाभ अधिक प्राप्त हो सके। देखो क्या किया जाएगा यहाँ पे, फल जो उपजा ही रहे, फल, सब्जी, फूल वगैरह, सजावट की जो चीज है सब उपजाया जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी में बैठे हैं, सब्जी मंडी में खड़े हैं। चलिए, तो कृषि का जो टाइप था उधर एक खत्म। अब दो टाइप और पढ़ना है कृषि का, और दो टाइप जो है और पढ़ना है। चलिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से कि संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार। संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार, संगठन यानी कि संगठन मिलकर, एक साथ होकर। तो संगठन के अनुसार हम संगठन के आधार पर दो ही खेती कर पाते हैं, एक सहकारी और एक सामूहिक। क्या? तो एक सहकारी और एक सामूहिक खेती। सहकारी खेती यानी कि सब मिलकर एक समिति बना लिए और फिर खेती कर रहे हैं। और उस समिति को, जब हम समिति, एक सहकारी समिति बना लेते हैं, तो सहकारी समिति जब बना लेते हैं तो इसमें सरकार भी सहायता करती है। सरकारी सहायता भी मिलती है। ये क्या होगा, एक समिति बन गया, सब मिल गए, एक साथ आ गए सारे कृषि लोग और एक समिति बना लिए और मिलकर खेती कर रहे हैं। तो उसमें जो है सरकारी सहायता भी मिलेगी। लेकिन अगर बात करें सामूहिक खेती की, तो सामूहिक खेती यानी कि लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, लेकिन कोई एक समिति नहीं बनाया, कोई एक संस्था नहीं बनाया, मिले हुए हैं, सब मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं कि भूमि तुम दे दो, वहां पे हम अनाज की जो बीज है वो हम दे देंगे। मिलकर जो है हम क्या करेंगे, मिलकर हम श्रम करेंगे और जो मिले उपज होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो यानी हम इसे कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो इस आधार पे किया जाता है। तो नॉर्मली साधारण तौर पे एक समूह बनाकर कृषि किया जा रहा है तो हो जाएगा आपका सामूहिक खेती। और सामूहिक तौर पे अगर ग्रुप बनाकर उसको एक हम क्या समिति बना दे रहे हैं, समिति बनाकर तब खेती कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपका सहकारी कृषि। किसान अपनी इच्छा से संगठित होकर एक समिति बनाते हैं, वे अपनी भूमि और संसाधनों को एक साथ मिलाकर, लेकिन भूमि का स्वामित्व व्यक्ति का बना रहेगा। जिसका भूमि है वो स्वामित्व बना रहेगा कि भूमि के मालिक जो है वो मालिक रहेगा। लाभ का वितरण जो है संसाधनों के अनुपात में किया जाता है कि जिसने जितना
खर्च किया उसको उतना हिस्सा मिलेगा। सामूहिक खेती में क्या है, तो सामूहिक खेती में सब एक साथ तो होंगे लेकिन कोई समिति नहीं बना होगा, तो इसको सरकारी लाभ उतना नहीं मिलेगा। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज या संगठन का अधिकार होता है। किसान एक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और उत्पादन सामग्री के सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। यानी कि सब मिलजुल कर काम करेंगे और फिर काम हो जाएगा तो फिर आपस में बांट लेंगे। इस आधार पे तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर क्या है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आया। लास्ट टॉपिक क्या है, खनन, माइनिंग। खनन यानी माइनिंग, ये क्या होता है खनन? खनन यानी पृथ्वी के गर्भ से बहुमूल्य खनिजों को निकालना। अब क्यों निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? दो ही कारण हो सकता है कि एक तो हमारे पास ज्यादा होगा तब, और एक जरूरत उसकी ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तब। क्या, एक कि वो हमारे पास ज्यादा होगा तब, और एक जब उसकी मांग अधिक होगी तब। दो ही कारण हो सकता है। तो निकालेंगे कब खनिज को पृथ्वी के गर्भ से? चलिए, एक होगा आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी कि आपके पास जो खनिज है उसकी आकार अधिक हो, आकार आकार या फिर उसकी उपस्थिति ज्यादा हो, कि ज्यादा मात्रा में हमारे पास है, ज्यादा मात्रा में हमारे पास है। तो ये हो सकता है भौतिक कारक। और एक आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी कि मांग इसकी अधिक हो, मांग अधिक हो, या फिर अवसंरचना के विकास के लिए उस खनिज की हमें आवश्यकता है, तो अवसंरचना की विकास। अवसंरचना के विकास के लिए कर सकते हैं, तो दो ही तरह से इसकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खनन के लिए, खनन के जो है कारक क्या है, तो कारक यानी कि उसको प्रभावित क्या कर रहा है, तो खनन को प्रभावित करने वाले दो ही कारक है, एक भौतिक और एक आर्थिक। भौतिक यानी कि उसकी आकार अधिक हो, मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका हम खनन करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। या फिर आर्थिक कारक जैसे कि मांग अधिक हो उसकी, या फिर अवसंरचना के विकास के लिए उसकी हमें आवश्यकता है, तो इसलिए हम खनन करते हैं। तो खनन के दो कारक है, एक आर्थिक और एक भौतिक। चलिए अब देखते हैं खनन है क्या। तो खनन समझ गए क्या है, खनन के कारक कितने हैं समझ गए। चलिए अब खनन के तरीके कितने हैं, तो खनन के दो तरीके हैं, एक सतही यानी कि सतह पे खनन, और एक भूमिगत। क्या लिखना है, इसको लिखा हुआ है ये देखो, सतह खनन। सतही खनन क्या होता है, सरफेस माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग यानी कि क्षेत्र है ये, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से खनते हुए जा रहे हैं, यहां से खनते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हम जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई भी ज्यादा जो है खर्च लगेगा या फिर ज्यादा समस्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं, हम सतह के इस पे जो है, सतह पे हम खनन कर रहे हैं, ये जो है सतह है इस पे हम खनन कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे खनन कर रहा है, कैसे जा रहा है खनन करते हुए, खनते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप कूपी खनन की बात करोगे तो ये इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। क्यों? कूपी यानी कि भूमिगत, यहाँ पे हम ये क्षेत्र है और यहाँ पे हम खनकर इसके अंदर जा रहे हैं। मान लो
ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, खन कर ये भूमि के अंदर जा रहे हैं ऐसे। तो अंदर जाएंगे तो एक खतरा तो है कि नहीं। एक तो पहले तो खर्च अधिक लगेगा इसमें, क्यों? क्योंकि अंदर जाने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है उसके लिए जो है ऑक्सीजन जो है चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन चाहिए। फिर न जाने कैसी कैसी गैस जो है उनसे स्रावित होंगे नीचे से, तो उससे बचने के लिए जो प्रोटेक्शन चाहिए उसको प्रोटेक्शन। और इससे जो है अगर ऐसे खनन करते हैं तो इससे प्रकृति को भी क्षति पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये जो है ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो खनन की दो विधि है, एक सतही खनन यानी कि सतह पे खनन करना, और एक कुपी खनन। कुपी खनन या फिर कुपी खनन कह दो, कुपकी खनन, या फिर आप उसे भूमिगत खनन कह दो, अंडरग्राउंड माइनिंग। तो क्या हो जाता है अंडरग्राउंड माइनिंग, ये जो है आपका भूमिगत खनन ऐसे ऊर्ध्वाधर, क्या है ऊर्ध्वाधर, और सतही सतही जो है ये हो जाएगा आपका क्षैतिज। ठीक, चलिए। तो सतही खनन जमीन की सतह के पास होते हैं, जो ऊपरी मिट्टी हटाकर निकाले जाते हैं। मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसको हम हटाकर देख रहे हैं उसमें। लेकिन भूमिगत खनन में क्या होता है, गहरी परतों में खनिज निकालने के लिए सुरंग बनाने पड़ते हैं, शाफ्ट बनाए जाते हैं, और उसके अंदर जाकर जो है पता लगाया जाता है कि इसके अंदर खनिज है या नहीं। तो अब बताओ सस्ता कौन है महंगा कौन है? तो पहला वाला सस्ता, दूसरा वाला जो है महंगा। चलिए, तो क्या क्या देखे, क्या क्या देखे, देखो क्या देखते हैं, क्या क्या देख चुके हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में किस प्रकार से जीवन निर्वाह किया जाता था, आखेट भोजन संग्रह, ठीक। और उसके बाद कृषि के प्रकार, सारे प्रकार देख लिए, फिर संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार देख लिए, और लास्ट देखें हम कि खनन क्या है, एक खनन क्या है और खनन की प्रक्रिया क्या है, किस आधार पे किस तरह से खनन किया जाता है। चलिए, तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। और आपको करना क्या है, इसको एक बार रिवाइज कर लो और इसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। चलो, वो सब करते रहना। सबसे जरूरी क्या है, लाइक, सबसे जरूरी लाइक प्लस अपने दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या नहीं करोगे, ये तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपको फ्री में जो इतना अच्छा मिल रहा है कंटेंट, तो करना तो पड़ेगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये आते ही कर दो। जैसे ही वीडियो अटेंड करते हो लेक्चर, वैसे ही ये काम कर दो डायरेक्ट, कोई इसमें समय नहीं लगना चाहिए। और जो आपको लगे कोई भी डाउट हो तो, या फिर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा, आपकी जो ओपिनियन है वो आप कमेंट में दो। चलिए, तो ये करना है, ये आपका क्या है, परम धर्म है, तो इसको सबसे पहले करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।